हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए प्रतिदिन लेकर आते हैं 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। पिछले दिनों अमेरिका में मूर्तियां गिराने, सिर विहीन मूर्तियों को घसीटने और उन पर चित्रकारी करने के दृश्य पूरी दुनिया ने देखे। प्रदर्शनकारियों ने संघीय प्रतीकों और औपनिवेशीय समय से जुड़े स्मारकों को निशाना बनाया है। अमेरिका के विभिन्न शहरों और ब्रिटेन में भी ऐसी घटनाएं घटी। मूर्तियां तोड़ते हुए ये दृश्य भले ही विध्वंसक दिखें, लेकिन इन घटनाओं का मतलब स्पष्ट है। विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक बयानबाजी से सीधा सीधा एक संदेश दिया जा रहा है। बहुत हो चुका उन लोगों का महिमा मंडन जो दास्ता नस्ल भेद व हत्याओं के लिए जिम्मेदार रहे। उग्र विरोध की इस आग में मूर्ति तोड़ने वाले भी शामिल हो गए। उनका गुस्सा कह रहा है, ऐसे लोगों का महिमा मंडन, इन्हें कांस्य या पत्थर की मूर्ति के रूप में स्थापित कर इनके चारों ओर फूल बिछाना लोगों के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा है। जब तक ये रहेंगे, ये अश्वेतों के घाव भरेंगे भी नहीं। अगर ये नहीं हटाएंगे, जनता इन्हें गिरा देगी। मूर्ति तोड़ने की घटनाएं इतिहास में भी हुई हैं। दरअसल जहां सत्ता है, वहां सत्ता के प्रतीक होते ही हैं। इन मूर्ति प्रतीकों का अंत इन्हें तोड़कर ही होता है। कला इतिहासकार और विशेषज्ञों का मानना है कि मूर्ति विध्वंसक के पीछे धार्मिक आस्था होती है। अद्वैतवाद धर्म, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इन सभी धर्मों में मूर्ति पूजा निषिद्ध है। पैरा प्रतीकों की परंपरा 8वीं सदी में यूनान में शुरू हुई। यहीं मूर्ति विध्वंस भी शुरू हुआ। विभिन्न शासकों ने समय समय पर इन पर पाबंदी लगाने व अनुमति संबंधी आदेश जारी किए। जब कभी कोई उदारवादी शासक सत्ता में आता तो आश्चर्यजनक रूप से अचानक मूर्ति विध्वंस बढ़ जाते। मूर्ति विध्वंस की घटनाएं 16वीं शताब्दी में अचानक बढ़ गई। प्रोटेस्टेंट सुधार के समय इंग्लैंड में धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया एवं देश भर से उनका सामना व तस्वीरें लंदन भेजा गया। वहां तत्कालीन राजा के मुख्यमंत्री थॉमस क्रैमवेल ने उन्हें सार्वजनिक तौर पर जला दिया। विध्वंस के 7 और साल इतिहास ने देखे और फिर बाल्यकाल में ही राजा बने एडवर्ड 6 के काल में आदेश जारी किए गए कि सभी धार्मिक स्थल तोड़-फोड़ दो। तस्वीरें, चित्र, चमत्कार की स्मृतियां, मूर्तिवाद और अंधविश्वास के कोई नामो निशान बाकी न रहें। इसके पीछे मकसद क्या रहा होगा? यहाँ तार्किक बहस बेमानी हो जाती है। इसे समझने के लिए राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अलावा एक और बात महत्वपूर्ण है। वह है उक्त आदेश की अंतिम पंक्ति, यह सब कुछ नष्ट हो जाना चाहिए ताकि कोई स्मृति शेष न रहे। यह मुद्दा सिर्फ नैतिकता का ही नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक स्मृतियां नष्ट करने का भी है। ऐसी स्मृतियां जो लोगों को पसंद न हो। पैरा मान लीजिए कोई अफ्रीकी अमेरिकी अपने बच्चों के साथ घूमने निकला है और वह रॉबर्ट ई ली की विशालकाय मूर्ति के पास से
गुजरता है जिसने अमरीकियों को गुलाम बनाए रखने का नेतृत्व किया था, तो उनके अपने शहर में इस प्रतिमा के होने के बच्चे प्रश्न उठाएंगे ही, विशेष तौर पर जिस शहर में रहते हुए वह कर अदायगी कर रहा है, इसलिए इसे हटा देना ही उचित है। प्रत्येक समुदाय एवं राष्ट्र की पहचान उसकी साझा स्मृतियों के आधार पर होती है। क्या याद रखा जाए, किसे भुला दिया जाए, ये सार्थक और गतिशील हो सकता है, परंतु कभी-कभी आक्रोश इस पर भारी पड़ जाता है, जैसे अभी हो रहा है। इतिहास विषमताओं से भरा है, इसमें बहुत सी प्रेरणास्पद कहानियां हैं। नैतिक विफलताओं की परिणति, अनैतिक सफलता, लालच की जीत, शोषण और सत्ता का क्रूर खेल, ऐसी ही कथित सफलताएं आमजन पर भारी पड़ती रही हैं। इसीलिए हर एक राष्ट्र को शर्मिंदगी के साथ संघर्ष करना पड़ता है। इतिहास की कुछ बातें इतनी शर्मनाक होती हैं कि उनके घाव पर मलहम भी काम नहीं करता। जेम्स फेंटन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लिखी कविता ए जर्मन रेक्विम में कहा है, साल में 1 या 2 बार मिलकर पुरानी बातें भुला देना कितना सुकून भरा है। करीब 1 सदी बाद इंग्लैंड में क्रोमवेल के नेतृत्व में मूर्ति विध्वंस का दूसरा अध्याय लिखा गया। हालांकि इसकी जड़ें अमेरिका में थी, लेकिन इस बार नुकसान ज्यादा हुआ था। क्रिसमस तक नहीं मनाया जा सका। शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर भी गिरा दिया गया। चर्च से सभी प्रकार की धार्मिक सामग्री बाहर निकालने के लिए कमिश्नरों को नियुक्त किया गया। इंग्लैंड के बड़े गिरजाघरों को लूटा व जलाया गया। उन्हें मिलिट्री बैरक या बाजारों का रूप दे दिया गया। इन सभी घटनाओं ने विचारों को नई दिशा दी। यह राजनीति से प्रेरित घटनाएं थी। इतिहास रॉय स्ट्रांग के अनुसार आज वहां टूडोर व स्टुअर्ट रीगल स्प्लेंडर की छवि के कुछ ही अवशेष रह गए हैं। इसमें संदेह ही है कि 17वीं शताब्दी में नैतिकता के पैरोकारों ने टूडोर व स्टुअर्ट रीगल स्प्लेंडर की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली स्मृतियों को विस्मृत कर दिया हो। दासता से घृणा करने वालों के लिए मूर्तियों को नुकसान पहुंचाना या ऐसे ही किसी भौतिक धरोहर को नुकसान उतना सरल भी नहीं होता। भारत में सिद्धांततः पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्य कच्चे तेल के वैश्विक मूल्य से संबंध है। इसका अर्थ है कि कच्चे तेल में कमी आए तो आमजन के लिए वाहनों के ईंधन के दाम में कमी हो और कच्चे तेल के वृद्धि हो तो उसी अनुपात में इनके दाम में भी बढ़ोतरी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जिस अनुपात में कच्चे तेल के दामों में कमी आई, उस अनुपात में पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी नहीं आई। यह जरूर है कि पेट्रोल डीजल के दामों का विनियंत्रीकरण ईंधन वितरकों जैसे इंडियन ऑयल, एचपीसीए या बीपीसीएल को कच्चे तेल की खरीद व परिशोधन लागत व लाभ गणना के आधार पर कीमत तय करने की स्वतंत्रता देता है। सरकार ने धीरे धीरे ईंधन की कीमतों विनियंत्रित करना शुरू किया था,
पहले एविएशन टरबाइन फ्यूल वर्ष 2002 में, पेट्रोल को 2010 में और डीजल को अक्टूबर 2014 में विनियंत्रित किया गया। एलपीपी और केरोसिन आज भी सरकारी नियंत्रण में ही बिकते हैं। कच्चे तेल के औसत दाम $55 प्रति बैरल से औंधे मुँह गिरकर फरवरी 2020 के अंत और मार्च 2020 की शुरुआत में $35 पर आ गए। पाई स्टॉक। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपकी तरह जो स्टेनो स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके और एक अच्छी डिक्टेशन वो इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।